बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नज़रीन, आज दो अहम मौज़ूआत के ऊपर डिस्कशन करनी है। पहला मौजू है पाकिस्तान की इकॉनमी, जो कि अभी डूबती हुई कश्ती की सी सूरत हाल पैदा की हुई है। आज अमेरिकन रेटिंग एजेंसी है, उसने भी पाकिस्तान की आउटलुक को मुस्तहकम से मनफी करार दे दिया है। फिच, जिसकी मैं बात कर रही हूँ, इससे पहले मूडीज़ ने भी पाकिस्तान की आउटलुक को नेगेटिव कर दिया था। इसकी वजह जो बताई गई है वो ये है कि जी बढ़ता हुआ सियासी अदम इस्तेहकाम है, हुकूमत कमज़ोर है, अर्ली इलेक्शंस की आवाज़ें और बाज़गश्त चल रही है। ऐसी सूरत हाल के अंदर हमारी जो आउटलुक है उसको नेगेटिव कर दिया गया। इसके साथ साथ महंगे ईंधन के सबब महंगाई की शरह पाकिस्तान के अंदर बुलंद तरीन सतह के ऊपर आ चुकी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत ज़्यादा स्टेबल नज़र नहीं आती। और इसके साथ साथ IMF के मुआहदे पर अमल दरामद और फंडिंग के हुसूल पर खदशात का इजहार भी किया गया। फिच ने, ये याद रहे कि कल पाकिस्तान के अंदर डॉलर की कीमत जो है वो 215 रुपए थी, और एकदम से आज पाकिस्तान के अंदर जो बैंक इंटरबैंक है वो 221.99 यानी 222 ही कह लीजिए एक तरह से रुपए पर बंद हुआ। तकरीबन 7 रुपए का इजाफा हुआ। और अगर ओपन मार्केट के अंदर जाके आप डॉलर ढूंढें तो पहली बात तो आपको मिलेगा नहीं, दूसरी बात यह कि वो मिलेगा तो फिर 225 के अराउंड मिलेगा। ऐसी सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ आम आदमी इस वक्त परेशान नहीं है, इसलिए क्योंकि महंगाई की शरह तो बढ़ रही है, इन्फ्लेशन तो बढ़ रही है। लेकिन आज फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स ने जो कहा है वो भी बड़ा अलार्मिंग है। कहा है कि जी रुपए की कदर के अंदर रिकॉर्ड कमी की वजह से पाकिस्तान का बिजनेस डायरेक्टली इंपैक्ट हो रहा है, और अगर कोई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ना किया गया, चार्टर ऑफ इकोनॉमी ना किया गया, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद एक और चार्टर ऑफ इकोनॉमी ना किया गया तो गड़बड़ होगी और सनत बंद होने का या सनती पैदावार के अंदर कमी आने का बहुत कवी खदशा मौजूद है। अब ये हुकूमत तो आई थी पाकिस्तान के अंदर महंगाई खत्म करने, महंगाई मार्च भी की थी, मुझे याद पड़ता है महंगाई के खिलाफ ही आवाजें बुलंद हुआ करती थी। शहबाज शरीफ साहब काम करके दिखाने वाली शख्सियत के हवाले से मशहूर भी हैं, बट हुआ क्या? इमरान खान साहब कहते हैं हमारी हुकूमत ना गिराते तो सारी की सारी इकॉनमी सही रहनी थी। क्या वाकई में ये सूरत हाल है? और अभी जो इकॉनमी की सूरत हाल है इसको सही किया जा सकता है या रिवर्सेबल हो गई है, नाकाबिले जो है वो किसी भी तरीके से रिवर्स नहीं किया जा सकता इसको? मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं इस सेगमेंट के लिए मैं उनका तारुफ करवा दूं। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुज़म्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ारूक सलीम साहब को आप पढ़ते रहते होंगे, उनके कॉलम्स भी इकॉनमी के हवाले से माहिर हैं। और मुज़म्मिल असलम साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पोक्स पर्सन ऑन इकॉनमी एंड फाइनेंस, और हुकूमत के अंदर भी फाइनेंस के अंदर ऑफकोर्स एक अहम कलीदी किरदार अदा करते रहे पिछली हुकूमत में। सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, ये हुकूमत आई थी इकॉनमी को बेहतर करने, आप जो पहिया है बिजनेस का उसको देख लें, आप रुपए की कदर को देख लें, आप महंगाई की शरह को देख लें, आप पेट्रोल की कीमतों को देख लें, आप बिजली की कीमतों को देख लें, गैस की कीमतों को देख लें, तो मुझे तो कुछ ऑपोजिट लगने लगा है कि महंगाई कम करने आए थे या ज़्यादा करने आए थे। डॉक्टर साहब, व्हाट इज़ गोइंग ऑन? जी अनीका, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, जो बीमारी की दुरुस्त तशखीस है वो डॉक्टर के लिए करना बड़ी जरूरी होती है। अभी जितनी चीजें आपने कही कि पेट्रोल की कीमत बहुत बढ़ गई है, रुपया बड़ी तेजी से नीचे आ रहा है, स्टॉक मार्केट बड़ी तेजी से गिर रही है, ये सारी की सारी बीमारी की अलामात है, ये बीमारी नहीं है। जो बीमारी की तशखीस है पाकिस्तान की माशी बीमारी की, वो हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं करेंसी क्राइसिस। असल जो बीमारी है वो डॉलर्स का फुकदान है। जब डॉलर्स का फुकदान आ जाता है, डॉलर्स की संगीन किस्म की शॉर्टेज आ जाती है, तो वो सारी अलामात जिनका आपने जिक्र किया वो अलामात सामने आ जाती हैं। तो एक तो तफरीक करना जरूरी है कि बीमारी क्या है, माशी बीमारी कौन सी है और उसकी अलामात क्या है। ये सारी अलामात हमारे सामने आ रहे हैं। अब अगर आप इस हुकूमत का जिक्र कर रही हैं तो अप्रैल की 11 तारीख को जब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हल्फ उठाया था वज़ारत उज़्मा का, तो उस वक्त तकरीबन कोई 10.4 अरब डॉलर हमारे स्टेट बैंक के खजाने में पड़े, जिसका मतलब यह है कि 5 या 6 महीने से ज्यादा की इंपोर्ट कवरेज जो है वो नहीं की। अब एक दो बड़े वाजे जो सबक हैं या स्पार्क हैं श्रीलंका के मॉडल से, वो ये है कि फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, यानी कि माली बदइंतजामी जो पिछले 10, 15, 20 सालों से चल रही हो, और उसमें अगर आप जमा कर दें सियासी अफरा तफरी, पॉलिटिकल कैओस एंड फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट,
इन दोनों को अगर आप जमा करते हैं तो नतीजा निकलता है श्रीलंका। अब ये दोनों चीजें जो हैं ये हमें पाकिस्तान में भी बड़ी वाज़ेह तौर पे नजर आना शुरू हो गई। यानी कि फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट पिछले 15-20 साल से चल रही है। अंदाजा कीजिए कि आज से कोई 7-8 साल पहले जो 60 अरब डॉलर का हमारा बैरूनी कर्जा था वो डबल हो गया, डबल से ज्यादा हो गया। अब हम कहीं 135 बिलियन डॉलर पे बैठे हैं। और साथ ही साथ ये पिछले 48 घंटों के अंदर जो कुछ हुआ है, जिसमें एक का जिक्र आपने कर दिया जो फिच रेटिंग एजेंसी है और पंजाब के इलेक्शंस, ये 48 घंटों में पाकिस्तान की मईशत में भी और पाकिस्तान की सियासत में बहुत बड़ी तब्दीलियां आई। उनमें से कुछ का आपने जिक्र कर दिया, जैसे फिच वाली जो है, फिच की रिपोर्ट एक्चुअली मैं समझता हूँ कि उसने बहुत अच्छे पॉइंट्स सामने रखे हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि सियासी खतरात बहुत तेजी से बढ़ गए हैं, जो हम पाकिस्तान में रहते हुए जानते हैं कि सियासी खतरात किस तेजी से बढ़े हैं। यानी कि पाकिस्तान की तारीख में कभी मेरा ख्याल ऐसे नहीं हुआ कि एक वजीर आजम हो और उसकी पार्टी की हुकूमत किसी भी सूबे में ना हो। यानी कि जुलाई को जो इलेक्शन होने चला है और वहां पे अगर PMLN अब वजारत आला का दफ्तर हार जाती है तो फिर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब होंगे, जो कि डॉक्टर साहब बड़ा एविडेंट है। और फिर ऐसी फेडरल गवर्नमेंट ऑब्वियसली काफी ज्यादा इंस्टेबिलिटी का शिकार होगी और वो रिफ्लेक्ट करेगा पाकिस्तान की इकोनॉमी पे। गॉट योर पॉइंट। मुज़म्मिल असलम साहब, आप लोग जब हुकूमत में थे तब भी तेजी से महंगाई हो रही थी और उसकी वजह हमेशा हमें यह बताई जाती थी। इवन जर्नलिस्ट के साथ मुलाकात भी होती थी, शौकत तरीन साहब के साथ भी जो मेरी लास्ट मुलाकात हुई थी उसके अंदर भी उन्होंने ये फरमाया था कि इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, उसके अंदर हमारा कोई किरदार नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ ये गवर्नमेंट भी कहती है कि इंटरनेशनली प्राइसेस इतनी हाइक हो गई हैं, प्लस डॉलर की कदर के अंदर इजाफा होना, ये हमारे लिए वबाले जान बना है, इसके अंदर हमारा कोई कसूर नहीं है, पिछली गवर्नमेंट का कसूर है। तो अगर आप आज गवर्नमेंट में होते, PTI आज गवर्नमेंट में होती, तो क्या ऐसा करती जो इस सूरत हाल, क्योंकि इमरान खान साहब कहते हैं कि अगर हम होते तो ऐसा ना होता, क्या ऐसा करते जो इस सूरत हाल से हम बच सकते हैं? जी, कमोडिटी सुपर स्पाइक जो है ये कोई PMLN के दौर में नहीं शुरू हुआ, ये PDM के, ये पिछले साल से शुरू हुआ है और इसकी शिद्दत में बहुत तेजी से कमी आई है। मसला ये नहीं है कि मसला महंगाई तो हमारे दौर में भी थी 9.5, 10, 11%, अब वो बढ़ के हो गई 22-23%। तो वो जो 22-23% है, ये जो है नाअहलियत, उसकी वजह बुनियादी ये है कि ये सिर्फ तेल की कीमतें और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ी, हर कमोडिटी मकामी तौर पे पैदा हो रही है। प्याज जो है 30-35 रुपए किलो था, वो 85 रुपए किलो हो गया। टमाटर जो है जो 20-30 रुपए किलो था, वो पता नहीं 100 रुपए कुछ चल रहा है। गोश्त की कीमत बढ़ गई है। आटा जो 55 रुपए किलो था, डॉक्टर साहब अक्सर प्रोग्रामों में कहते हैं कि आम आदमी किसी चीज से मईशत से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, आटे की कीमत से ताल्लुक है। तो जरा डॉक्टर साहब से पूछें आजकल आटा कितने का मिल रहा है? चक्की का आटा, फाइन आटा जो लोग खाते हैं कराची में कितने का है? यहाँ पे तो 80 रुपए से 100 रुपए के दरमियान है। ठीक है जी। तो ये तमाम चीजें जो मकामी तौर पे पैदा होनी थी, अभी तो गंदम की फसल आई थी, 27 मिलियन टन के करीब फसल आई है और 2-3 मिलियन टन साल के एंड में चाहिए थे। अभी से क्यों कीमत बढ़ गई? आपको पता है नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी की एक मीटिंग होती थी वज़ारत खजाना में हर हफ्ते, जिसमें प्राइस मॉनिटर की जाती थी कि पूरे पाकिस्तान में प्राइस कहाँ है, किधर है और किस तरह कम करनी है। जब से ये सेटअप आया है माशाल्लाह से, इन्होंने एक मीटिंग नहीं की उसकी। अच्छा, फिर अब एक डॉक्टर साहब बीमारियों की बात कर रहे थे, तो मैं भी थोड़ा सा तिब्बी लिहाज से जो है मईशत को समझाने की आपको कोशिश करता हूँ कि देखें, एक जब इंसान होता है वो ऑक्सीजन लेता है, जब उसको सांस लेना होता है तो ऑक्सीजन अंदर आती है और उसकी रेसिप्रोकेट जो है फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। तो ये इसी तरीके से मईशत में जब डॉलर आता है तो वो एक ऑक्सीजन की तरह आता है और कार्बन डाइऑक्साइड जब डॉलर जाता है, डॉक्टर साहब ने पहले तो फिगर गलत दिया, डॉलर आता है कार्बन डाइऑक्साइड जाती है और ज्यादा डॉलर आता है तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जाती है। आपने उल्टा बोला है। अच्छा, डॉलर इनफ्लो होता है तो ऑक्सीजन आती है। हाँ। और जब बाहर जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड। मैं कह रही हूं डॉलर जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, मुझे एक बात बता दें मुज़म्मिल हसन साहब, बिफोर वी गेट इनटू टू मच, पहले बात को इंटरप्ट नहीं करें, समझ लें एक मिनट। अच्छा, ये बड़ा अहम पॉइंट है, समझा दें। तो 3-3.5 महीने से जो है ना, इस मुल्क से सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, ऑक्सीजन अभी तक आई नहीं रही। अच्छा। ना IMF से लेकर आ सके, ना दोस्त ममालिक से लेकर आ सके, ना FDI लेकर आ सके, ना रेमिटेंसेस में कोई जंप लगवा सके,
ना कोई एक्सपोर्ट में काम कर सके, ना आईटी एक्सपोर्ट्स कर सके। दूसरा ये कि जो डॉक्टर साहब ने 11 अप्रैल के फिगर दिए थे, 10.4 अरब डॉलर नहीं, 11.2 अरब डॉलर थे, और इस हुकूमत ने अब तक 3 महीने और 2 हफ्तों में 4.8 अरब डॉलर इस मुल्क के जो है अब तक कम कर चुके, खा चुके हैं, जिसकी वजह से रुपए की कदर में इस तरह बेकदरी हुई है। 21% जो है रुपए की कीमत में है गिरावट हुई है पिछले 3.5 महीने में, जिससे हमारा जो कर्जा है 4,500 अरब का यही बढ़ गया। चले, ये अक्सर डॉक्टर साहब ग्राफ्स में हमें करते थे, लेकिन आजकल नहीं आप डॉक्टर साहब ग्राफ्स जो समझाते हैं वो एक आम आदमी के लिए जरा आसानी हो जाती है समझ। आप क्यों डॉक्टर साहब के ग्राफ्स के पीछे पड़े हुए हैं? लेकिन अभी जो आपने ऑक्सीजन डॉलर आता है तो ऑक्सीजन आता है वाली बात की है, इसको जरा लेकर जाते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। डॉक्टर साहब, एट दिस पॉइंट इन टाइम पाकिस्तान के अंदर इस कदर अनसर्टेनिटी है कि हमें नहीं पता कि अगले महीने या उससे अगले महीने क्या होने वाला है। पाकिस्तान उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो चुका है जो कि दिवालिया होने के करीब हैं। हमें श्रीलंका की सी सूरत हाल बनते हुए नज़र आ रही है, और जो ममालिक हमारे खिलाफ हैं वो तो इस वक्त जोलियाँ भर भर के दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह करे पाकिस्तान की इकॉनमी इसी तरीके से ख़राब होती रहे, अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान उस तरफ जाए। लेकिन आपको लगता है कि इन केस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ी और ये डॉलर आता है तो ऑक्सीजन आता है वाली सिचुएशन ना हुई, तो फिर पाकिस्तान अगले 3-4 महीने में किधर जाएगा? कुछ आज भी ऑपोजिशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो यही कह रहे थे कि इलेक्शन टाइम पर ही होंगे। मेरा ख्याल है 2 सवाल किए अनिका आपने। पहला तो ये बड़ा वाज़ेह तौर पे सामने आ रहा है मुल्क की सियासत जो है जी, वो रियासत को मुकम्मल तबाही की तरफ धकेल रही है। मुल्क की सियासत के नतीजे में ये सब कुछ नजर आ रहा है, और ये नारा कि सियासत बंद करें और रियासत को बचाएं, ये कहीं सुनाई नहीं दे रहा। मैं समझता हूँ कि इस वक्त सियासत और रियासत और मईशत के दरमियान में जो रिश्ता है उसको मुकम्मल तौर पे अलग करना होगा। आप सियासत करते रहें। अब देखिए, इटली में मैं देख रहा था कि पिछले 70 सालों में तकरीबन 70 हुकूमतें तब्दील हुई हैं। आप समझिए कि तकरीबन औसतन 1 साल के बाद एक नई हुकूमत आती रही है इटली के अंदर, लेकिन उनकी माशी पॉलिसी जो है वो चलती रहती है। हमारे यहाँ जैसे ही कोई नई हुकूमत आती है, माशी पॉलिसी बदल जाती है, माशी गैर यकीनी की फजा सामने आ जाती है। अब पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो जो जिस सिमत में जिस सिमत में पाकिस्तान जा रहा है वो डेफिनेटली एक खतरनाक सिमत है। डॉक्टर साहब, आई कंप्लीटली एग्री विद यू ऑन दिस, और अगर हम इस सिमत को दुरुस्त नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। साबिका ऑपोजिशन अब की हुकूमत को इन मामलात के ऊपर फौरी तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एटलीस्ट पाकिस्तान की इकॉनमी को स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएं। डॉक्टर साहब, अपनी बात मुकम्मल कर लीजिएगा। जी, अब एक कहलाता है कलेक्टिव इन्वेस्टर विजडम, यानी कि जो इज्तमाई दानिश है आलमी सरमायाकारों की, वो हमें नजर आती है। हमारे जो बॉन्ड फ्लोट हो रहे हैं पाकिस्तान के बाहर, जो ट्रेड हो रहे हैं, राइट। मैं कल कहा था कि जो हमारा 2024 में बॉन्ड मैच्योर होना है उसकी जो यील्ड है वो तकरीबन 34% पे चली गई है। और आम आदमी की जुबान में 34% यील्ड का मतलब ये है कि आलमी जो सरमायाकार हैं वो ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में डिफॉल्ट के इम्कानात बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। सही सही, तो मतलब ये इम्कानात कवी हैं, लेकिन अब ये बैठकर वो चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी जो कि FPCCI ने डिमांड की है वो अब इंपॉर्टेंट हो गया। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, थैंक यू वेरी मच। मुज़म्मिल असलम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद हम कुछ सियासत, कुछ नैब के मामलात को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन 100 समथिंग से डॉलर का 170 के करीब से एकदम से 225 के करीब आ जाना, ये इन इट सेल्फ पाकिस्तान के लिए एक लम्हा फिक्रिया बन गया है। पाकिस्तान को इम्पोर्ट्स कम और एक्सपोर्ट्स ज़्यादा करनी होंगी, इसकी तरफ हुकूमत का ध्यान नहीं, इसलिए क्योंकि अभी सारा का सारा ध्यान सियासी अदम इस्तेहकाम पे है। इमरान खान साहब, हुकूमत के सारे लीडरान को बैठकर चार्टर ऑफ इकोनॉमी तो करना ही पड़ेगा अल्टीमेटली, ना करेंगे तो पाकिस्तानी अवाम पूछेगी। ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की मईशत पे। पाकिस्तान की सियासत भी उसी तरीके से डावाडोल है और अब सबसे ज़्यादा जो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है वो नैब की तरमीम को तो बनाया जा रहा है, उसके साथ साथ नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के हवाले से जो पिछले कुछ अदवार के अंदर तरमीम से पहले मामलात होते रहे उसके ऊपर भी बात हुई आज कोर्ट के अंदर। नॉट जस्ट दैट, पाकिस्तान में एक बात बड़ी वाज़ेह होती जा रही है, जब तक अपोजिशन यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी इत्तेहादी साबिका इत्तेहादी जमातें जो कि अभी भी साथ है, PMLQ और GDA समेत बाकी छोटी मोटी जो भी आसपास इंडिपेंडेंस है जो उनके साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ हुकूमत मिलकर बैठेंगे नहीं, तब तक मामला ठीक नहीं होने वाले हैं। अब नैब की तरमीम को बार बार तनकीद का निशाना तो बनाया जा रहा है। आज ख्वाजा साद रफीक साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बड़ा वाज़ेह कर दिया कि पार्लियामान का हक है कि वो जो मर्जी तरमीम करे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं इस सेगमेंट के लिए मैं उनका तारुफ करवा दूं। इमरान शफीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर लॉयर हैं, नैब के प्रोसिक्यूटर भी रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो। इसके साथ साथ वजाहत मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट और कॉलमिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया वजाहत साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। इमरान साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की तरमीम के ऊपर अब भी आज भी ये सवालात उठाए गए, उसके शिकवा जवाब शिकवा के अंदर ख्वाजा साद रफीक साहब कहते हैं कि तो हमारा हक है, पार्लियामेंट का हक है कि वो तरमीम कर सके। ये नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की तरमीम जो कि अभी सियासत का मरकज़ बनी हुई है, बड़े अरसे से हम भी डिस्कस कर रहे हैं, आज इसको अदालत के अंदर भी डिस्कस किया गया कि पहले कानून के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन काम ही नहीं करते थे। आप क्या समझते हैं एज अ लॉयर, एज समबडी हु हैज़ बीन इन द नैब, प्रोसिक्यूटर के तौर पर, क्या ये तरमीम काबिले तनकीद है? देखिए, नैब एक ये ज़िंदा हकीकत है और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत से मुकदमात में कहा कि नैब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के प्रोसेस में रहा है और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो है वो नैब के तवसत से होती रही है। तो ये तो एक ऐसी हकीकत है जिसको कोई जुटला नहीं सकता। लेकिन जहाँ तक ये मामला ये है कि ख्वाजा साद रफीक साहब का आपने बयान कहा कि पार्लियामान का हक है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि कानून साजी पाकिस्तान के आइन के अंदर जो है वो पार्लियामान ही का हक है और उसमें अदालतें लीस्ट इंटरवेंशन के प्रिंसिपल के तहत चलती हैं, यानी अदालतों को नज़रसानी का इख्तियार, जिसे कहते हैं जुडिशल रिव्यू का इख्तियार उन्हें हासिल है। लेकिन वो जुडिशल रिव्यू का जो इख्तियार अदालतों को हासिल है वो बहुत महदूद पैमानों पर, जहाँ बुनियादी इंसानी हकूक़ की बड़ी खिलाफ वर्जी हो उसकी बुनियाद पर अदालतें उस किसी भी कानून को जो है वो स्ट्राइक डाउन करने का इख्तियार रखती हैं। अब क्या नैब का ये कानून जो है जो पार्लियामान ने लेजिस्लेशन की है वो क्या उन पैरामीटर्स में दाखिल होती है कि नहीं होती? अब जो PTI के वकील ख्वाजा हारिस साहब हैं, उन्होंने जो अपना केस अदालत के सामने आज बिल्डअप किया है वो उन्होंने ये कहा है कि आइन का एक बुनियादी स्ट्रक्चर है, बुनियादी स्ट्रक्चर आइन का, उस बुनियादी स्ट्रक्चर में यानी फेडरलिज्म पाकिस्तान के आइन का बुनियादी स्ट्रक्चर है, फंडामेंटल राइट्स हैं और साथ उन्होंने कहा इस्लामिक इंजेक्शंस जो हैं वो उनके वो भी हमारे आइन के बुनियादी स्ट्रक्चर में ये चीज़ें शामिल हैं। तो अब वो ये कहते हैं ये कानून जो है वो बहुत सी इस्लामिक इंजेक्शंस हैं उसकी खिलाफ वर्जी में है। ये अब बहरहाल उनको साबित करना होगा अदलत में कि वो। अच्छा, ये वाला आर्गुमेंट दोनों अतराफ से आ रहा है। पहले राणा साहब ने कहा था कि पिछला कानून जो है वो इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस या एटलीस्ट इस्लामिक कवानीन, शरई कवानीन के मुखालिफ है, इसलिए क्योंकि क्यों किसी को जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाए उसको प्रूव करना पड़े, बारे सबूत उसके ऊपर क्यों हो। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो तरमीम हुई है वो इस्लामिक कवानीन के मुखालिफ है। ये क्या सिर्फ रिलीजन इस्तेमाल किया जा रहा है या इसको प्रूव भी किया जा सकेगा? देखिए, एक तो बुनियादी चीज़ ये है कि अगर कोई चीज़ इस्लाम की मुनाफी है प्रिंसिपल्स की, तो उसके लिए बहरहाल दायरा कार, दायरा इख्तियार फेडरल शरीयत कोर्ट का है। ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बहरहाल इस चीज़ को, अगर आप ये कहते हैं कि इस्लामिक इंजेक्शन की कोई चीज़ खिलाफ है तो फिर उसके लिए आपको फेडरल शरीयत कोर्ट में जाना चाहिए। वो बुनियादी जुरिस्डिक्शन जो है फेडरल शरीयत कोर्ट की है। लेकिन वो ये कहते हैं कि इसकी बुनियाद पर जो बेसिक स्ट्रक्चर से डेविएशन है, यानी पार्लिमानी निज़ाम में एक उनका आर्गूमेंट ये है कि पार्लिमानी निज़ाम में जो है वो हुक्मरानों की अकाउंटेबिलिटी एक बुनियादी तस्वुर है। तो इन कवानीन में तब्दीली के ज़रिए हुक्मरानों की अकाउंटेबिलिटी को जो है वो मुतासर किया गया है और उसकी बुनियाद पर जो हमारे अवाम के बुनियादी हकूक़ हैं वो मुतासर हुए हैं। अब ये इसका ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट ने लेना है। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी वाज़ेह है वो सामने आई, जिस तरह आपने अपनी पहली बात में कहा, वो ये है कि नैब के कवानीन में पहले बहरहाल बहुत से सुकम मौजूद थे। अच्छा, वो सुकम मौजूद थे तो इसीलिए तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने भी, आपने देखा होगा
कि 3 ऑर्डिनेंस जारी किए हैं। पहले ये हुकूमत पे जूं ही आए थे 2019 पे इन्होंने एक ऑर्डिनेंस जारी किया था, उसके जरिए इन्होंने कहा था कि प्रोसीजरल लैप्सेस की बुनियाद पर, यानी ज़ाब्ता कार की गलतियों की बुनियाद पर जहां करप्शन ना हो वहां आप महज इसलिए कि किसी कोई फैसला करने में अगर ब्यूरोक्रेसी ने कोई नुकसान हो गया उसके फैसले की रोशनी में तो वो मुजरिम नहीं हो जाएंगे। फिर 2022 में भी और 2021 में भी 2 ऑर्डिनेंस लाए गए। तो बेसिकली इस बात को तो एक्नॉलेज जो है, जो इस वक्त पार्लियामान में जो पार्टी मौजूद है, यानी जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने पीटीआई की दरख्वास्त है, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल किया उनसे और वो बड़ा बुनियादी अहमियत का हामिल था। उन्होंने कहा जी आप पार्लियामान में मौजूद हैं, तो आपने पार्लियामान में अगर ये इतनी बुनियादी अहमियत का सवाल था तो, और ये पाकिस्तान की कौम से जो आप ये कह रहे हैं इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है, तो आपने पार्लियामान में होते हुए इस पर आवाज क्यों नहीं उठाई? वो अभी आलम बरज़ख में, वो अभी पार्लियामान में नहीं है। पार्लियामान के वो पार्लियामान में है ना, वो पार्लियामान से बाहर है, पार्लियामेंट लॉजेस भी कुछ उनके पास है। लेकिन वजाहत मसूद साहब, एक बात तो वाज़ेह है कि अभी डिस्कशन का सेंटर पॉइंट एक बार फिर अकाउंटेबिलिटी हो गई है। some questions were raised by PMLN side as well कि जी देखें, अगर नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो इतना ज़्यादा फ्री एंड फेयर था उस टाइम पर, या उस टाइम पे भी ऑटोनमस था, तो अब वो क्यों इमरान खान साहब के हवाले से जो या उनकी गवर्नमेंट के बारे में जो केसेस बनते हैं वो क्यों नहीं कर रहा? तो कोई ना कोई पॉलिटिकल प्रेशर होगा, इसीलिए PMLN के लीडरान के ऊपर केसेस या उनकी कार्रवाई को तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा था। अब हर कोई नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के अगेंस्ट बात करता हुआ नजर आ रहा है, अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस और साथ ही साथ पार्लियामेंट का हक कि वो लेजिस्लेशन कर सकता है, इसको बैलेंस कैसे करें वजाहत साहब? बहुत शुक्रिया अनिका बीबी। मैं थोड़ी सी असूली बात करने की कोशिश करूंगा क्योंकि कानूनी पहलू पे इमरान साहब मुझसे बहुत बेहतर बात कर सकते हैं। मैं तो कानून का एक मामूली तालिब इल्म हूं। यस, आई एग्री, लेजिस्लेशन जो है वो पार्लियामेंट का हक है और जुडिशल रिव्यू का जो अख्तियार है वो लामहदूद नहीं है। दूसरी बात जो है वो ये है कि देखिए, हमारी एक सियासी तारीख है, एहतसाब, अकाउंटेबिलिटी इंटेग्रल पार्ट है डेमोक्रेटिक प्रोसेस का, लेकिन इसको एक मुहिम जुई के तौर पे या अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल करने की रवायत हमारी 1948 में अयूब तक जाती है। एक वजीर आला पे 62 मुकदमे बनाए गए, इसमें पोडा है, इसमें एब्डो है, इसमें ज़ियाउल हक का एहतसाब है, इसमें नवाज शरीफ और बेनज़ीर ने एक दूसरे के खिलाफ इंतकामी मुकदमे बनाए भी और इस बात को तस्लीम भी किया। और उसके बाद से नैब जो है वो पिछले 20 बरस से, इट इज नॉट टू माई माइंड, आई कैन बी रॉन्ग, आई कैन ऑलवेज बी रॉन्ग, एक पाकिस्तानी शहरी के तौर पे मैं महसूस करता हूँ कि ये इदारा बदनुमानी के मामलात नहीं देखता, बल्कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इंस्ट्रूमेंट बन गया है। इसमें जो है वो जो सियासी मुखालफिन हैं उनको कसने का या उन्हें रियायत देने का, हम कहते हैं तहरीस, यानी लालच दे के या तखफीफ या यानी खौफ दिला के उनको जो है वो खास रास्तों पे लाने की कोशिश की जाती है। मैं तो नैब की सिर्फ तरमीम के नहीं, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि नैब के इदारे को ख़त्म कर देना चाहिए। हमारे पास जो एहतसाब के FIA मौजूद है और दूसरे बहुत से प्लेटफॉर्म मौजूद है, हमारी जुडिशरी मौजूद, अगर किसी ने कानून की खिलाफवर्जी की है, ये ख़ास तौर पर एहतसाब को जो है सियासी अमल को मजल करने का, मफल करने का, उसको स्ट्रेंगुलेट करने का जो इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है। क्या हम जावेद इकबाल साहब तो अब 2017 के आखिर में तशरीफ लाए ना, उससे पहले वाले जो नैब के सरबराह रहे हैं या जो नैब की कारकर्दगी रही है, क्या उस पर सुप्रीम कोर्ट ने इतराज़ात नहीं उठाए? बिल्कुल उठाए। तो मैं तो ये समझता हूँ कि नैब का जो इदारा है ये बजाते खुद इसी तरह से नाकाबिल कबूल है जैसे पाकिस्तान में अब हम अमरियत काबिल कबूल नहीं। इसको खत्म कर देना चाहिए, तरमीम का सिर्फ सवाल नहीं। That's a very interesting perspective वजाहत साहब। हालांकि हमारे एक बड़ी सियासी जमात जो कि अब मुल्क की बड़ी सियासी जमात बनकर सामने आई है, PTI, उसकी तो सियासती एहतसाब और एहतसाब के इदारे और अराउंड करप्शन रिवॉल्व करता है, फिर उनकी सियासत किधर जाएगी उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज नैब तरमीम के खिलाफ जो दरखास्त थी उसकी समाअत हुई, उसके ऊपर भी हम गुफ्तगू कर रहे हैं और उसको सियासी मंजरनामे से जोड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। इमरान साहब, एक बात तो तय है कि इस वाली नैब की तरमीम के अंदर शायद बहुत सारी चीज़ें ठीक हो, शायद बहुत सारी चीज़ें अनरीजनेबल हो। हम ब्रेक में भी डिस्कस कर रहे थे, बट देयर आर फ्यू थिंग्स जिसके ऊपर सवाल तो पैदा होता है, और उसके अंदर से ऑफ कोर्स बर्डन ऑफ प्रूफ है कि बर्डन ऑफ प्रूफ सारा प्रोसिक्यूशन पे चला जाए। हमारे सिस्टम, हमारे प्रोसिक्यूशन के बारे में हमें पता है, ऑपोजिट वकील जो होते हैं वो करोड़ों लेकर खड़े होते हैं, किस तरीके से प्रोसिक्यूशन प्रूव करेगी सारा का सारा बर्डन ऑफ प्रूफ। क्या वो बात सही है? और आपको कोई और सुकम नजर आते हैं जो कि ऐसा महसूस हो कि इस कानून के अंदर वाकई में इस केस में बिलखुसूस ये जो दरखास्त है इसके अंदर इसके ऊपर नजरसानी की जा सकती है या इसको फिक्स किया जा सकता है? देखिए, इस कानून की बहुत सी चीज़ें जो अच्छी हैं उनसे तो हम एग्री करते हैं, यानी रिमांड, ज़मानत का हक, इसी तरह जो ब्यूरोक्रेसी है उसको तंग और परेशान करने की जो चीज़ें थी उनको दूर करना, ये अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन एक चीज़ जो बहरहाल जो ऑफेंस की डेफिनेशन तब्दील की गई है, बड़ा अहमियत का हामिल जो ऑफेंस है जो बिलअमूम हुक्मरानों पर लगता है, और वो होता है एसिड बियॉन्ड मीन्स का, आमदन से ज़ायद असासा जात का। आमदन से ज़ायद असासा जात का जो जुर्म है ना, वो बुनियादी तौर पर एक लीगल फिक्शन के तहत वो वजूद में आता है। वो क्या है? वो ये है कि आपके पास एक गाड़ी है, आपसे पूछा जाएगा ये गाड़ी आपने किन ज़राए से हासिल की। अगर आप उनको जस्टिफाई कर देते हैं तो ठीक है, अगर आप उसको जस्टिफाई नहीं करते तो तसव्वुर ये किया जाएगा, कानून ये तसव्वुर करेगा कि आपके पास कोई आमदन का जरिया नहीं है और आपने ये गाड़ी आपके पास है और आप एक पब्लिक पोजीशन पर हैं, तो इसका मतलब यह है ये पैसा आपके पास करप्शन के जरिए आया है। आपको अलग से करप्शन साबित करने की जरूरत नहीं है इन केसों में। करप्शन साबित भी हो सकती है इस तरह के केसेस के अंदर कभी? ये पूरी दुनिया में ये कानून बनाई इसलिए गया आमदन से ज़ायद असासा जात का कि इसमें डायरेक्ट करप्शन साबित नहीं हो सकती। आप एक लीगल फिक्शन के तहत आप तसव्वुर करते हैं कि आमदन से ज़ायद है, इसका लिविंग स्टाइल बहुत ज्यादा है, इसकी आमदन बहुत कम है, इसका मतलब है इसने करप्शन की है, और अगर जस्टिफाई नहीं कर पाता तो आप उसको सजा देते हैं। अब इन्होंने इस कानून को ही बदल दिया है और इसकी बुनियाद पर अब किसी को आमदन से ज्यादा सजात के केसों में बहरहाल सजा मुमकिन नहीं होगी। ये कहते हैं आप करप्शन और डिसऑनेस्टी को अलग से साबित करेगा नैब। अगर करप्शन और डिसऑनेस्टी को अलग से साबित किया जा सकता होता, यानी मैं आप ये साबित कर सकता कि मैं आपको रिश्वत दे रहा हूं, अगर ये साबित हो सकती होती तो फिर हमें रिश्वत ही साबित कर देनी थी, फिर हमें आमदन से जायद असासा जात का जुर्म बनाने की क्या जरूरत थी? आमदन से जायद असासा जात वाले केसेस अब एक तरह से होम्योपैथिक हो गए या खत्म ही हो गए? मेरा ख्याल है कि अब उनको साबित करने के लिए आपको पहले करप्शन साबित करना पड़ेगी। कैसे हो सकता है? वो करप्शन की डायरेक्ट एविडेंस अगर आपके पास नहीं है, अगर करप्शन के डायरेक्ट एविडेंस है तो फिर आमदन से ज्यादा सजा जात को साबित करने की जरूरत नहीं। आपने चोरी और डकैती साबित कर दी है, बात खत्म होगी, आप उसी की सजा दे देंगे। इसलिए मेरा ख्याल है ये जो तब्दीली है इस कानून में, ये पूरी दुनिया के जो मुसलमान आमदन से ज्यादा सजा जात के कवानीन हैं उससे मुमासलत नहीं रखती। दूसरा आपका सवाल था बारे सबूत का। बारे सबूत की हद तक मैं आपको बताऊं कि देखें, कानून पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पहले से भी यही हैं कि जो इब्तदाई ओनस है वो हमेशा प्रोसिक्यूशन पर है। एक्यूज ने सिर्फ रिबटल का एक ओनस उसने देना, प्रोसिक्यूशन ने क्या साबित करना है? आप कहते हैं गाड़ी उसकी है तो आपको ये साबित करना पड़ेगा कि गाड़ी उसकी मिल्कियत में है। ये नहीं हो सकता कि आपकी गाड़ी उठा के मेरे मत्थे लगा दीजिए और कहा जाए कि जनाब ये इसकी मिल्कियत है। अच्छा, फिर आपको ये साबित करना पड़ेगा मेरी आमदन इतनी नहीं है कि मैं गाड़ी खरीद सकूं, ये भी आपने साबित करना है। जब आप ये सारी, और ये डिस्प्रोपोर्शनेट टू मेरी नॉन सोर्सेस ऑफ इनकम से है और मैं इसको फिर जस्टिफाई भी नहीं कर पाया आपके सामने, ये चारों चीजें जब मैं साबित कर दूंगा प्रोसिक्यूशन, तो तब फिर अदालत एक्यूज से पूछेगी भाई बताएं। और अब जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो सारा का सारा डाल दिया गया है प्रोसिक्यूशन। अब बुनियादी तौर पर कंप्लीटली आप कह रहे हैं सिर्फ इनिशियल जो है वो प्रोसिक्यूशन पे होता है, बाकी सारा का सारा जिसके ऊपर अक्यूज्ड होता है, सारे का सारा नहीं, सारे का सारा इनिशियल प्रोसिक्यूशन पर है। अक्यूज ने एक रीजनेबल अपना डिफेंस पेश करना है, जो बुनियादी कानून था। अब ये जो रीजनेबल डिफेंस देने वाला पोर्शन था ना, बहरहाल अब ये नहीं रहा। अब बेनिफिट ऑफ डाउट की बुनियाद पर वो सीधा एक डेंट डालना है प्रोसिक्यूशन के केस में। आपने ये कहना है कि डाउट है एक प्रोसिक्यूशन की चीजों में और उसकी बुनियाद पर आप बेनिफिट डाउट की बुनियाद पर आप बरी हो जाएंगे, जो कि आम दूसरे केसों में होता है। राइट। वजाहत मसूद साहब, ये बात तो फिर समझ से ऊपर हो जाती है कि फिर एक तरह से आमदन से जायद असासा जात को अब किस तरीके से ट्राई किया जाना, ये तो बिल्कुल गायब ही हो गई। और आज ख्वाजा साद रफीक साहब ने कहा है कि हम अगर कोई जो लेजिस्लेशन करते हैं मुल्क के वसी तर मफाद में, वो लेजिस्लेशन करना हमारा हक है, विच इज़ राइट, उनका हक है, बिल्कुल हक है पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन ये कौन डिसाइड करेगा कि मुल्क के वसी तर मफादात के अंदर लेजिस्लेशन हुई है या फिर किसी के वसी तर मफादात में लेजिस्लेशन हुई है?
मुल्क का वसी तर मुफाद, तो वो उन मुबहम इस्तिलाहात में से एक है। उनकी मदद से इस मुल्क की जो तारीख है उसको मस्ख किया गया है और इस मुल्क के अवाम के हकूक को जो है वो गसब किया गया है डेकेड आफ्टर डेकेड। मुझे याद है ये खान अब्दुल क़य्यूम खान मरहूम के की ये इजाद करदा इस्तिलाहाती वसी तर मुफाद, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। मैं मोहतरम इमरान साहब की बात आदि नुक्ते से इत्तेफाक करता हूँ, ताहम जो एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं लीगल फिक्शन वाला, उसमें मुझे मसला पेश आ रहा है। मुझे इसलिए मसला पेश आ रहा है कि वो मैं अगेन लीगली आई फाइंड अ लॉट ऑफ वेट इन व्हाट मोहतरम इमरान इज सेइंग। तो वो फरमा रहे हैं बात में कानूनी तौर पे बुनियाद वजन है, लेकिन हमने इस मुल्क में दस्तूरी अमल में तात्तुल के भी देखे हैं और हमने इस मुल्क में सियासी हुकूमतों को मुखालफिन के अरसा हयात तंग करते हुए भी देखा। साल के तौर पे आज ही के दिन में फवाद चौधरी साहब ने एक बयान दिया कि हम पंजाब में अताउल्लाह तारड़ और राणा सनाउल्लाह का दाखिला जो है वो बंद कर दें। अब देखिए मैं राइट टू मूवमेंट हमारे आइन का हिस्सा है, अनलेस कि उन पे जो है वो कोई ऐसे मुकदमा बनाए जाए। मुझे याद आ गया साहब जो सुल्तान से पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उन पे कतल बनाया गया और उनको जो है वो इस्लामाबाद में छुप के बैठना पड़ा था मुहतरमा के पहले दौरे हुकूमत। तो हमारी तारीख है अनफॉर्चुनेटली इट्स वेरी चेकर्ड, और जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, मैं अभी इमरान साहब से भी इस पे चाहूंगा कि अनफॉर्चुनेटली वक्त खत्म हो गया है, तो ये राय हम किसी और दिन के लिए विल कीप दैट फॉर दैट टाइम। इमरान साहब थैंक यू वेरी मच। वजाहत मसूद साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। इमरान शफीक साहब थैंक यू वेरी मच। एक बात तो वाज़ेह हो गई कि मुल्क की तारीख को देखते हुए और साथ ही साथ कानूनी सुकून जितने हैं उनको निकालना तो है, लेकिन इसके साथ साथ ये नहीं करना कि सारे के सारे जितने भी क्राइम्स हैं उनको हम बिल्कुल क्राइम के ज़िम्रे से ही निकाल दें। एट दिस पॉइंट इन टाइम अकाउंटेबिलिटी और साथ ही साथ करप्शन को पकड़ना पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है, लेकिन इस ज़िम्रे के अंदर सियासी इंतकाम लेना भी गैर मुनासिब होगा। अनीका निसार को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।